हेलो दोस्तों, आज के क्लास में हम लोग यूपी डीएलएड प्रथम सेमेस्टर के विज्ञान विषय के राजन सीरीज का लघु उत्तरीय प्रश्न पढ़ेंगे। ये विज्ञान विषय के राजन सीरीज का 10वां क्लास है। तो आइए आज का क्लास शुरू करते हैं। इसमें हम लोगों को प्रश्न संख्या 51 से पढ़ना था। पिछले क्लास में प्रश्न संख्या 50 तक पढ़े थे। तो आइए आज का क्लास शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 51 से। प्रश्न दिया है, प्रकाश संश्लेषण क्या है, इसकी क्रियाविधि को बताइए। उत्तर, प्रकाश संश्लेषण को वह क्रिया कह सकते हैं जिसमें पौधों के हरे भाग हरित लवक की उपस्थिति में सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा को ग्रहण कर वायु से ली गई कार्बन डाइऑक्साइड CO2 तथा मृदा से शोषित जल द्वारा खाद्य पदार्थों कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं और ऑक्सीजन गैस O2 को निष्कासित करते हैं। इसी को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। इसका रासायनिक सूत्र दिया है 6CO2 + 12H2O। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और जल बस दो ही मिलके और सूर्य के प्रकाश से की उपस्थिति में, यानी हरित लवक जो सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा को ग्रहण करता है, इतना ही से पौधे भोजन बनाते हैं। तो क्या बनता है उत्पाद के रूप में? कार्बोहाइड्रेट बनता है। कार्बोहाइड्रेट का फार्मूला है C6H12O6 और साथ में बनता है ऑक्सीजन और जल, यानी O2 और जल बनता है। तो इसी से तो कहते हैं कि पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। तो यहीं भी देखिए ऑक्सीजन बन रहा है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में। लेकिन जब पौधे श्वसन क्रिया करते हैं उस समय ऑक्सीजन ही लेते हैं। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। और जो ये पूछता है प्रश्न, इसी में पूछा हुआ है आपके ही इसी सेमेस्टर में, फर्स्ट सेमेस्टर में ही विज्ञान में पूछा है कि जो ऑक्सीजन निकलता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में वो किससे निकलता है। यहाँ पे देखिए कार्बन डाइऑक्साइड में भी ऑक्सीजन है और H2O में भी ऑक्सीजन है, जल में भी। तो जो ये निकलता है ऑक्सीजन, ये जल का जो पार्ट होता है इससे जो ये ऑक्सीजन निकलता है, इसको आप याद रखेंगे। ये अति लघु उत्तरीय और बहुविकल्पी प्रश्न में पूछा जाता है। अगला जो दिया है आगे, प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि, मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस। प्रकाश संश्लेषण एक ऑक्सीकरण अपचयन क्रिया है जिसमें जल का ऑक्सीकरण ऑक्सीडेशन ऑक्सीजन में तथा कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन रिडक्शन शर्करा यानी कार्बोहाइड्रेट में होता है, अर्थात भोज्य पदार्थ के निर्माण में होता है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में दो प्रमुख प्रावस्थाएं फेजेस पाई जाती हैं। पहला है प्रकाश रासायनिक प्रतिक्रिया फोटोकेमिकल रिएक्शन और दूसरा है रासायनिक प्रकाशहीन प्रक्रिया यानी केमिकल डार्क रिएक्शन। तो इन दोनों के बारे में देखते हैं। पहला दिया था, क्या था? प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया फोटोकेमिकल रिएक्शन। यह क्रिया प्रकाश प्रतिक्रिया या हिल प्रतिक्रिया भी कहलाती है। यह क्रिया हरित लवक के ग्रेनों में पूरी होती है। इस क्रिया में ऑक्सीजन जल से प्राप्त होती है और कार्बन डाइऑक्साइड CO2 के अपचयन के लिए इलेक्ट्रॉन भी जल में से प्राप्त होते हैं। इस क्रिया में प्रकाश की उपस्थिति अनिवार्य है। यानी मुख्यतः यही है कि प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया है, ये प्रकाश की उपस्थिति में होती है और जो ऑक्सीजन प्राप्त होता है वो जल से प्राप्त होता है। बस इतना लिख देंगे तो ये सही होगा। नीचे दिया है प्रकाश प्रतिक्रिया भी दो पदों में पूरी होती है। पहला है प्रकाश कर्म फर्स्ट और दूसरा है प्रकाश कर्म सेकेंड। अभी ये क्या है प्रकाश कर्म फर्स्ट सेकेंड? इसमें लिखा है प्रकाश कर्म फर्स्ट में इस क्रिया में पर्णहरिम फोटॉन की क्वांटम ऊर्जा को अवशोषित करके उत्तेजित हो जाता है तथा इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है। ये उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन एक पदार्थ आयरन सल्फर प्रोटीन ग्राही द्वारा ग्रहण कर लिए जाते हैं और साइटोक्रोम F से होते हुए पुनः पर्णहरिम में वापस आ जाते हैं। इस प्रकाश कर्म में ऊर्जा ATP के रूप में संचित रहती है, क्योंकि इस क्रिया में पर्णहरिम से उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन पुनः पर्णहरिम में वापस चले जाते हैं। इसलिए इस प्रक्रिया को चक्रीय प्रकाश फास्फोरिलेशन, यहाँ पे देखिए, यहाँ हिंदी में दिया है फास्फोरिलेशन और चक्रीय प्रकाश फास्फोरिलेशन, लेकिन यहाँ पे दिया इंग्लिश में साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। यही सही होगा, जो इंग्लिश वाला है यही सही है। यहाँ फास्फोरिलेशन दिया है, यहाँ पे फोटोफॉस्फोरिलेशन दिया है। नहीं तो यहाँ पे हिंदी में तो प्रकाश भी तो दिया है, प्रकाश
फॉस्फोरिलेशन, यहाँ पे फोटोफॉस्फोरिलेशन सही है दोनों, कहा जाता है। इस प्रकाश कर्म में न तो जल का अपचयन होता है और न ही ऑक्सीजन मुक्त होती है। प्रकाश कर्म फर्स्ट में प्रकाश कर्म सेकंड से मुक्त हाइड्रोजन NADP द्वारा ग्रहण कर ली जाती है, जिससे NADP.2H का निर्माण, यानी NADP और 2H का निर्माण होता है। दूसरा है प्रकाश कर्म सेकेंड, फोटो एक्ट सेकेंड। इस क्रिया में पर्णहरिम फोटान की क्वांटम ऊर्जा को अवशोषित करके उत्तेजित हो जाता है एवं इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है। ये उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन्स एक पदार्थ Q द्वारा ग्रहण कर लिए जाते हैं और इलेक्ट्रॉन्स तंत्र से भ्रमण करते हुए प्रकाश कर्म फर्स्ट के पर्णहरिम से संयुक्त होते हैं। इस प्रकाश कर्म में ऊर्जा ATP के रूप में संचित होती है, क्योंकि इस कर्म में पर्णहरिम से उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन वर्णक तंत्र में वापस नहीं आते, इसलिए इस क्रिया को अचक्रीय प्रकाश फास्फोरिलेशन कहा जाता है। इस कर्म में जल का अपचयन होता है और ऑक्सीजन वायुमंडल में विकसित हो जाती है। इस प्रकार इस प्रकाशिक क्रिया में ATP बनते हैं, NADPH2 बनता है तथा O2 विमुक्त होता है। देखिए, आपको प्रकाश संश्लेषण मुख्यतः पूछा था, तो इतना डीप में जाने की जरूरत नहीं है। आपको आंसर भी लिखना है तो लघु उत्तरी में दिया है आपको 60 शब्द में लिखना है, लेकिन दे दिया है तो आप पढ़ लीजिए, लेकिन आप अपने हिसाब से ही लिखिएगा। 60 वर्ड हो जाएगा लगभग, आपको 8 से 10 लाइन में 60 वर्ड हो जाते हैं, 60 शब्द हो जाते हैं। उसके बाद आप दूसरे प्रश्न पर चले जाइएगा। दूसरा दिया है इसमें रासायनिक प्रकाशहीन प्रक्रिया, केमिकल डार्क रिएक्शन। यह क्रिया प्रकाशहीन प्रक्रिया अथवा ब्लैक मैन प्रतिक्रिया भी कहलाती है। इस क्रिया के लिए प्रकाश की जरूरत नहीं होती है और यह क्रिया हरित लवक के स्ट्रोमा भाग में संपन्न होती है। इस क्रिया में प्रकाश रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा निर्मित ATP तथा NADP2H द्वारा ऊर्जा वाहकों का स्ट्रोमा में प्रवेश होता है तथा अधिक ऊर्जा युक्त कार्बन पदार्थों अर्थात कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है। अतः वायुमंडल में अवशोषित कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन होकर कार्बोहाइड्रेट बनता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 52, पत्तियों के रूपांतरण का वर्णन कीजिए। उत्तर, पत्तियों का रूपांतरण, जब पत्ती के स्थान पर कोई अन्य संरचना बनती है तो उस पत्ती का रूपांतरण कहा जाता है। ये संरचनाएं निम्न प्रकार की हो सकती हैं, जैसे पहला है पर्णघट, लीफ पिचर। इसमें पूरी पत्ती का फलक का कुछ भाग घड़े के समान आकृति में परिवर्तित हो जाता है, जैसे नेपेंथिस और डायस्किडिया आदि। इसमें पर्णघट के रूप में पत्तियों का रूपांतरण होता है। दूसरा है पर्णववृंत। इसमें पर्णवृंत चपटा होकर फैल जाता है और फलक का कार्य करने लगता है, जैसे बबूल। तीसरा है पत्ती का प्रतान। इसमें संपूर्ण पत्ती प्रतान में रूपांतरित हो जाती है, जैसे स्वीट पी। चौथा है पर्णशल्क, लीफ स्केल। इसमें पत्ती शल्क के जैसी पतली झिल्ली नुमा हो जाती है, जैसे रस्कस। रस्कस में पत्ती का रूपांतरण पर्णशल्क के रूप में होता है। पांचवा दिया है पत्रक प्रतान। संयुक्त पत्ती के पत्रक प्रतान में परिवर्तित हो जाते हैं तो वह पत्रक प्रतान कहलाता है, जैसे मटर। मटर में पत्रक प्रतान के रूप में पत्ती का रूपांतरण होता है। छठवां है पर्णशैली। कुछ पौधे जैसे यूट्रिकुलेरिया आदि में पत्ती थैलीनुमा संरचना में रूपांतरित हो जाती है। सातवां है पर्णशूल। इसमें पत्ती की संरचना के स्थान पर शूल बन जाता है, जैसे बरबेरी। ये पत्तियों के रूपांतरण थे, इतने 7 दिया था। अगला जो प्रश्न है 53 है, गति किसे कहते हैं, गति के प्रकार बताइए। उत्तर, समय के साथ वस्तु की स्थिति में परिवर्तन को वस्तु की गति कहा जाता है। मुख्यतः गति को 3 भागों में विभक्त किया जा सकता है। पहला है स्थानांतरीय गति,
दूसरा है घूर्णन गति और तीसरा है कंपनीय गति। अब तीनों को पढ़ते हैं। क्या है? पहला जो था स्थानांतरीय गति है। पहला ट्रांसलेटरी मोशन। जब कोई वस्तु एक सीधी रेखा में गति करती है तो ऐसी गति को स्थानांतरीय गति कहते हैं। स्थानांतरीय गति को रेखीय गति भी कहा जाता है, जैसे सीधी पटरियों पर चलती रेलगाड़ी। स्थानांतरीय गति में मूल बिंदु के दाईं ओर की दूरी को धनात्मक एवं बाईं ओर की दूरी को ऋणात्मक रूप में व्यक्त किया जाता है। दूसरा है स्थानांतरित गति, तो आप समझ गए होंगे, सीधी जो रेखा में जो गति होती है इसी को स्थानांतरित गति या रेखीय गति कहते हैं। दूसरा है घूर्णन गति यानी रोटेटरी मोशन। जब कोई पिंड किसी अक्ष के परितः घूमता है तो ऐसी गति को घूर्णन गति कहा जाता है। जैसे पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन गति का प्रमुख उदाहरण है। जैसे पृथ्वी दो तरह की गति करती है, वृत्तीय गति भी करती है, सूर्य के चारों तरफ, और जो ये सूर्य हो गया सूर्य के चारों तरफ गति कर रही है तो ये वृत्तीय गति है, लेकिन वो अपने अक्ष पर भी घूमती है। ये पृथ्वी है अपने अक्ष पर भी घूमती है, ये जिससे कि रात दिन का बनना होता है, 24 घंटे में वो अपने अक्ष पे घूम जाती है, ये घूर्णन गति है। तीसरा है कंपनीय गति, वाइब्रेटरी मोशन। जब कोई वस्तु निश्चित बिंदु के इधर उधर गति करती है तो इसे कंपनीय गति कहते हैं। जैसे घड़ी के लोलक का अपनी मध्यमान स्थिति के दोनों ओर दोलन करना, उसको कंपनीय गति कहते हैं। स्प्रिंग का कि अपने स्प्रिंग को, और जो कोई स्प्रिंग है उसको दोनों तरफ से खींच के छोड़ देते हैं तो दाएं बाएं ऐसे ऐसे गति करती है, इसको कंपनीय गति भी इसको भी कंपनीय गति कहते हैं। प्रश्न संख्या 54 है, द्रव्य क्या है? द्रव्य की कितनी अवस्थाएं होती हैं? वर्णन कीजिए। उत्तर, जब कोई भी वस्तु जो स्थान घेरती है तथा जिसमें भार होता है द्रव्य कहलाती है। जैसे लकड़ी, लोहा, हवा, पानी, दूध आदि। ये वस्तुएं स्थान घेरती हैं एवं इनमें भी भार होता है, फिर भी इनके गुणों के कई प्रकार की असमानताएं होती हैं। जैसे लोहा, लकड़ी आदि पदार्थों से बनी वस्तु का आकार और आयतन निश्चित होता है। पानी, दूध आदि का आयतन तो निश्चित होता है परंतु आकार निश्चित नहीं होता, तथा जिस बर्तन में ये डाले जाते हैं उसी का आकार ग्रहण कर लेते हैं। वायु, ऑक्सीजन आदि गैसों का आकार एवं आयतन दोनों ही अनिश्चित होता है। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि द्रव्य की भिन्न भिन्न अवस्थाएं होती हैं। सामान्यतः द्रव्य को इनके गुणों के आधार पर 3 अवस्थाओं में बांटा जा सकता है। ये निम्नलिखित है। पहला है ठोस, दूसरा द्रव, तीसरा गैस। ठोसों का अपना आयतन एवं आकार दोनों निश्चित होता है, यानी जिस आकार में है वो उसी आकार में रहेगा। ये कोई मेज है मान लीजिए, तो ये इसी का आकार चेंज नहीं होगा, जब इसको तोड़ेंगे तब इसका आकार चेंज होगा, नहीं तो वो ऐसे ही रहेगा। और जितने भार का, मान लीजिए 10 किलो का मेज है तो वो 10 किलो का ही रहेगा। उसके अंदर जो लकड़ी यूज किया गया है, जितना उसका आयतन है, यानी वो जितने मैटर से, जितने लकड़ी से मैटर बना हुआ है वो उतना ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा, इसी का आयतन कहते हैं। तो इसमें दिया था कि आयतन एवं आकार दोनों निश्चित होता है। द्रव्य का आयतन तो निश्चित होता है परंतु आकार अनिश्चित होता है, जबकि गैसों का न तो आकार निश्चित होता है न ही आयतन निश्चित होता है। द्रव्य को न तो उत्पादित किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, यह केवल विभिन्न अवस्थाओं में ही परिवर्तित किया जा सकता है। इसका अर्थ ये हुआ कि दुनिया में यानी पृथ्वी पे जितने भी द्रव्य उपस्थित हैं वो आदिकाल से ही उपस्थित है, किसी का निर्माण नहीं हुआ है और ना ही कोई नष्ट हुआ है। वो एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होता है, ना कि वो ख़त्म होता है। तो अब आप सोचेंगे कि किसी भी वस्तु को जला देते हैं तो वो तो ख़त्म हो जाता है, लेकिन देखिए, और जो कोई एक लकड़ी का गुटका है इतना बड़ा 5 किलो का, इसको आप जला देते हैं तो राख बन जाता है ये 250 ग्राम का। तो आप कहेंगे कि बाकी जो 4 किलो 750 ग्राम था ये तो ख़त्म हो गया, इसको तो हम लोग नष्ट कर दिया, लेकिन वो नष्ट नहीं होता है। इसका कुछ भाग धुएं के रूप में उड़ जाता है जल के, तो इसका एक परिवर्तन हो गया, ठोस से वो छोटे छोटे कण में परिवर्तन हो गया, और कुछ भाग राख में परिवर्तित हो जाता है। अब कुछ भाग जो होता है जो जलता है तो वो ऊष्मा के रूप में परिवर्तित हो जाता है। जब भी लकड़ी जलता है तो उससे हमको आग से ऊष्मा मिलता है, तो वो एनर्जी चेंज हो गया, यानी ठोस से जो भी वहाँ वातावरण को थोड़ा सा गर्म कर दिया तो वो उस रूप में चला गया। यानी
जो मैटर है ये ख़त्म नहीं हो रहा है, किसी न किसी रूप में परिवर्तित हो रहा है। तो यही कहा गया है कि द्रव्य को न तो उत्पादित किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, इसे केवल विभिन्न अवस्थाओं में ही परिवर्तित किया जा सकता है। कोई भी चीज़ है केवल परिवर्तित होता है, आपको दिखता नहीं लेकिन किसी न किसी रूप में परिवर्तित हो रहा है। जैसे आप माइक से बोलते हैं तो बहुत तेज़ लाउड स्पीकर से आवाज़ जाता है तो उसको कोई ग्रहण कर लेता है, तो एक एनर्जी दी गई इधर से आवाज़ के रूप में और वो वातावरण में फैल गया उसका फ्रिक्वेंसी, तो ये भी एक तरह का रूपांतरण भी है। ये भी ऐसा ना हो कि बोल के हम लोगों ने ख़त्म कर दिया, ये भी एक प्रकार की ऊर्जा है। तो यही है कि केवल विभिन्न अवस्थाओं में परिवर्तन होता है कोई भी द्रव्य। अगला जो प्रश्न है, प्रश्न संख्या 55 है, पत्तियों के प्रकार के नाम बताइए एवं उनके कार्यों का वर्णन कीजिए, अथवा पत्तियों के मुख्य कार्य लिखिए। उत्तर, पत्तियां प्रमुख रूप से दो प्रकार की होती हैं, पहला है संयुक्त पत्ती और दूसरा है सरल पत्ती। संयुक्त पत्ती दो प्रकार की होती है, पहला है पिच्छाकार तथा दूसरा है हस्ताकार। अब पत्तियों के कार्य हैं, पत्तियों के प्रकार नाम बताइए एवं उनके कार्यों का वर्णन कीजिए। तो यही ने पूछा था प्रश्न, नाम बताना था और कार्य बताना था। तो नाम तो हो गया लेकिन अब कार्य है, पत्तियों के कार्य। तो पत्तियों के कार्य में पहला दिया है, कुछ पौधों में पत्तियां रंगहीन हो जाती हैं जो कीटों को आकर्षित करती हैं। दूसरा, कुछ दुर्बल पौधों में पत्तियां प्रतान में रूपांतरित हो जाती हैं जिनमें पौधों की जंतुओं से रक्षा होती है। तीसरा है, कुछ पौधों में पत्तियां कांटों में रूपांतरित हो जाती हैं जिनसे पौधों की जंतुओं से रक्षा होती है। चौथा है, कुछ पौधों की पत्तियों पर अपस्थनिक कलिकाएं उत्पन्न हो जाती हैं जिससे कायिक जनन होता है। पांचवा है, पत्तियों में रंध्र पाए जाते हैं जो वाष्पोत्सर्जन में सहायक होते हैं। वाष्पोत्सर्जन कहते हैं कि पौधों द्वारा जल का वाष्पन होना, यानी जल का जो क्षरण होता है वो पत्तियों द्वारा ही होता है। उसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जब प्रकाश की किरणें पत्तियों पे पड़ती हैं तो उसके द्वारा जो जलवाष्प होते हैं वो वाष्प बन के उड़ जाते हैं, वही है वाष्पोत्सर्जन, इसी को कहते हैं। छठवां है, पत्तियों में हरित लवक पाया जाता है जिसकी सहायता से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है और पौधे अपना भोजन बनाते हैं। ये पत्तियों के कार्य हो गया। लेकिन यहाँ पे देखिए पूछा था पत्तियों के नाम बताइए, तो पत्तियों के नाम तो आपने बता दिया, संयुक्त पत्ती और सरल पत्ती। अब संयुक्त पत्ती होता क्या है? संयुक्त पत्ती होता है जैसे कि ये बीच में ऐसे पत्ती होता है जो इसमें छोटे छोटे पर्ण फलक होते हैं, इस प्रकार से कटे हुए होते हैं बीच में, इसको संयुक्त पत्ती कहते हैं। जैसे छुई मुई का पौधा ऐसे ही, उसकी पत्ती ऐसे ही होती है। छुई मुई का, नीम का भी पत्ती जो होता है वो ऐसे ही होता है, बीच में उसके पर्ण फलक कटे हुए होते हैं, इसको संयुक्त पत्ती कहते हैं। जो सरल पत्ती होता है वो इस प्रकार होता है, इसके पर्ण फलक कटे हुए नहीं होते हैं, ये उसमें ऐसे होता है। जैसे आम का हो गया, पीपल का, नीम का नहीं, नीम का तो ऐसे होता है, नींबू का, ये सब सरल पत्ती होती है। तो आप चाहें तो संयुक्त पत्ती और सरल पत्ती के बारे में थोड़ा सा लिख सकते हैं, तभी तो 60 वर्ड का होगा। एक पत्ती का कार्य लिखेंगे तो ये तो 5 लाइन में ख़त्म हो जाएगा, 5-6 लाइन में। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 56, परागकण किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार का होता है? ये प्रश्न 2018 में पूछा हुआ था। अथवा परागकण क्या होता है, यह कितने प्रकार का होता है, उदाहरण देकर बताइए। उत्तर, पराग कोशों के परागकण बनने के पश्चात आवश्यक है कि परागकण के नर केंद्रक मादा केंद्रक तक पहुँचते हैं। पुष्प के पराग कोश से पराग कणों के उसी पुष्प या दूसरे पौधे के किसी पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया को परागण कहा जाता है। परागकण की क्रिया दो प्रकार की होती है। देखिए, परागकण पूछा था लेकिन यहाँ परागण भी बता दिया है साथ साथ में। जो परागकण होते हैं, जो किसी भी पराग कोश से परागकण का उसी पुष्प के या किसी अन्य पुष्प के पराग कोश तक पहुंचने की प्रक्रिया परागण कहलाती है। अब परागकण जो होते हैं, यही जो परागण यही करवाते हैं, परागकण ही, इन्हीं का तो स्थानांतरण होता है किसी पुष्प से दूसरे पुष्प से या उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर। तो ये परागकण के बारे में था। अब ये दो प्रकार जो परागण होती है, परागण की क्रिया दो प्रकार की होती है। पहला है स्वपरागण और दूसरा है परपरागण। तो पहले में दिया है स्वपरागण में एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प के अथवा
उसी पौधे के अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुँचते हैं। उदाहरण सदाबहार, पैंजी, गुलमेहंदी, मूंगफली व खट्टी बूटी। इनमें स्वपरागण होता है। और दूसरा दिया है पर परागण में एक पुष्प के परागकण उसी जाति के किसी दूसरे पौधे पर लगे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुँचते हैं। परागण हेतु परागकणों को अन्य पुष्पों पर पहुँचाने के लिए किसी न किसी साधन की आवश्यकता होती है। उन साधन में क्या क्या हो सकते हैं, जैसे कीट, वायु, जल, पक्षी अथवा जंतु। उदाहरण दिया है सूर्यमुखी, गेंदा, साल्विया आदि के कीट परागण होता है। आदि में कीट द्वारा परागण होता है। गेहूं, धान, मक्का व सभी घास में वायु परागण पाया जाता है। सेमल, आम, बबूल आदि में गिलहरी व चिड़ियों द्वारा परागण होता है। और अगला है कदम व कचनार में चमगादड़, आर्किडस में घोंघा द्वारा परागण होता है। यानी कदम और कचनावर में चमगादड़ द्वारा परागण होगा और आर्किडस में घोंघा द्वारा परागण होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 57। बीजों में अंकुरण को स्पष्ट कीजिए अथवा बीजों के अंकुरण का नामांकित चित्र बनाइए। उत्तर बीजों तथा बीजों का अंकुरण। बीजों में भ्रूण सुषुप्ता अवस्था में होता है। सुषुप्ता अवस्था मतलब सोया हुआ होता है। जैसे गेहूं का बीज हो गया। गेहूं जो होता है सोया हुआ रहता है, उसमें कोई भी विकास नहीं होता है, श्वसन क्रिया नहीं करता है। लेकिन जैसे उसको खेत में डालते हैं तो वो अंकुरित होने लगता है। इसी को बोल रहा है कि सुषुप्ता अवस्था में होता है। किंतु जब बीजों को उचित नमी, वायु तथा ताप मिलता है तो बीजों के अंदर का अक्रिय भ्रूण सक्रिय हो जाता है तथा वृद्धि करना शुरू कर देता है और एक नया व छोटा सा पौधा बाहर निकल जाता है। इसी क्रिया को अंकुरण कहा जाता है। अंड द्वार के द्वारा जल शोषित कर बीज फूल जाता है और बीज चोल नर्म होकर फट जाता है। बीज पत्रों के अथवा भ्रूण पोष में उपस्थित संचित भोज्य पदार्थ एक घोल के रूप में परिवर्तित हो जाता है जो वृद्धि करते हुए भ्रूण द्वारा उपयोग में लाया जाता है। भ्रूण के आकार में वृद्धि के साथ मूलांकुर बीज में प्रथम जड़ के रूप में बाहर निकलता है और नीचे मिट्टी की ओर बढ़ना शुरू कर देता है। तदुपरांत प्रांकुर भी वृद्धि करके बाहर निकलकर ऊपर की ओर बढ़ता है और तना बनाता है। यह बीजन कहलाता है। बीजों के अंकुरण के लिए उचित नमी, ऑक्सीजन तथा ताप की जरूरत होती है। अब ये बीज का नामांकित चित्र है। सबसे पहले बीज आप ये दिया है आधार, इसके नीचे मिट्टी है। मिट्टी में आप इसको धंसा देंगे या बो देंगे और उसके बाद ये देखिए थोड़ा सा ये कली निकला है नीचे की तरफ। यही निकल के जड़ बनना शुरू हो जाता है। जो ये बीज का नीचे वाला पार्ट होता है ये धीरे धीरे उठना शुरू करेगा और ये भूमि से बाहर निकल जाएगा। देखिए यहाँ पे ये नीचे चला गया और ये जड़ बनने लगा। जो ये बीज का नीचे वाला पार्ट है ये ऊपर चला जाएगा और यही खुल जाता है। और जो इसका बीज पत्र का जो आवरण होता है ये फट जाता है और ये फिर से ये छोटा नन्हा पौधा बन जाता है। तो इस प्रकार आप बीज का नामांकित चित्र बना लेंगे। इसको आप तैयार कर लेंगे, 1-2 बार बनाएंगे, ये आपको समझ में आ जाएगा, सीख जाएंगे आप बनाना। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 58। यौगिक क्या है, इसकी विशेषताएं बताइए। उत्तर 2 अथवा 2 से अधिक तत्वों के रासायनिक संयोग से मिलकर निर्मित पदार्थ को यौगिक कहते हैं। यौगिक में उनके अवयवी तत्वों के परमाणुओं की संख्या का अनुपात नियत होता है। जैसे नमक NaCl में 1 परमाणु सोडियम तथा 1 परमाणु क्लोरीन का होता है, अतः इनमें 1:1 का अनुपात होता है। इसी प्रकार जल में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन का रासायनिक संयोग द्रव्यमान के आधार पर 1:8 के अनुपात में होता है। कहने का मतलब है जो यौगिक होता है वो निश्चित अनुपात में 2 पदार्थ मिलकर बने होते हैं। जैसे है नमक है तो NaCl को नमक कहते हैं, ये इसका रासायनिक सूत्र है। जो इसमें सोडियम है 1 अणु मिल के बना होता है और जो क्लोरीन का 1 अणु मिल के बना होता है ये यौगिक है।
तो इस प्रकार ये यौगिक की परिभाषा हो गया जब दो तत्व का रासायनिक संयोग होता है और एक निश्चित अनुपात में होते हैं, उनका अनुपात बाद में बदलता नहीं है, तो उसको यौगिक कहते हैं। अब यौगिक की विशेषताएं हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपाउंड्स। यौगिकों की विशेषताएं में दिया है, यौगिकों की निम्नलिखित विशेषताएं पाई जाती हैं। पहला है, यौगिक का रासायनिक संगठन निर्धारित एवं स्थिर होता है, अर्थात एक यौगिक में उसके अवयव तत्वों के परमाणुओं की संख्या एवं तत्वों का द्रव्यमान एक निश्चित अनुपात में होता है। दूसरा है, यौगिक समांगी होते हैं, अर्थात यौगिक के प्रत्येक भाग में उसकी सभी विशेषताएं पाई जाती हैं। तीसरा है, यौगिक के गुण एवं अवयव तत्वों के गुणों से भिन्न होते हैं, यानी ये दो तत्व मिलके होते हैं, सोडियम जैसे NaCl है, नमक है, सोडियम और Cl से मिलके बना है, यानी क्लोरीन से मिलके बना है, तो ना ही वो सोडियम का गुण रखेगा ना ही क्लोरीन का गुण रखेगा। जब दोनों मिलते हैं तो दोनों मिलके उनके गुण उनके तत्वों से अलग हो जाता है, यही कहा है। चौथा है, यौगिकों का गलनांक निश्चित होता है। पांचवा है, प्रत्येक यौगिक के भौतिक एवं रासायनिक गुण निश्चित होता है, उनके सभी के गुण निश्चित होता है और अलग होते हैं वो। छठवां है, यौगिक का क्वथनांक निश्चित होता है, यानी क्वथनांक कहते हैं उबलने को, किसी भी जैसे जल को 100 डिग्री सेल्सियस पे उबलता है तो उसी को क्वथनांक कहते हैं। सातवां है, यौगिक के अवयव तत्वों को साधारण भौतिक विधि के द्वारा अलग नहीं किया जा सकता है। आठवां है, यौगिक बनने की प्रक्रिया में प्रायः या तो ऊष्मा, प्रकाश या विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होती है अथवा अवशोषित होती है। तो इसी के साथ आज का क्लास यहीं समाप्त होता है। बचे हुए प्रश्नों को हम लोग अगली क्लास से पढ़ेंगे। आज का क्लास आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। DLED प्रथम सेमेस्टर से संबंधित अन्य किसी भी सब्जेक्ट का राजन सीरीज को देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। आज का वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।